पछतावा। ईरा ने दादाजी को जोर से धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। हवाओं में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ईरा जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरी और जल्दी जल्दी हवेली लौट आई। गोपाल, जो रोज की तरह दादाजी से थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा कर रहा था, उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। ईरा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ईरा जब छोटी थी तभी ईरा के मम्मी पापा एक सड़क एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। वो अपने दादाजी के साथ रहती थी। दादाजी शहर से कोसों दूर एक पहाड़ी पर एक पुराने छोटे से गांव में अपनी पुरखों की पुरानी हवेली में रहते थे। दादाजी काफ़ी बूढ़े थे क्योंकि उनके बेटे का जन्म काफ़ी देर से हुआ था, तो फिर हर चीज़ देर से होने लगी। ईरा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बहुत से दोस्त थे। वो अक्सर कुछ भी करके लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करती रहती थी। वो बहुत जिद्दी थी। बेटे और बहू ने तो उसे जिद्दी बना दिया था। दादाजी के बेहिसाब प्यार ने उसे मगरूर और घमंडी बना दिया था। बेटे बहू की जवानी में मौत के बाद दादाजी टूट से गए थे। उनका ईरा के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। उन्हें ईरा में ही अपने बेटे की छवि नज़र आती थी, इसलिए वो उसे बेहिसाब लाड प्यार करते थे। दादाजी के ज़्यादा लाड प्यार ने ईरा को और ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी बना दिया था। वो हर छोटी बड़ी बात पर ज़िद करती और दादाजी को उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ज़िद पूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि ज़िद पूरी ना होने पर वो खाना पीना छोड़ देती थी और खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। इसी तरह उसकी जिद पूरी होती थी, क्योंकि दादाजी से कैसे अपनी बात मनवानी है, ये बात उसे अच्छे से पता थी। और फिर ये सिलसिला हमेशा का था। वो जरा सा इमोशनल ड्रामा करती थी और दादाजी उसकी कोई भी बात मान लेते थे। उसके मन से किसी का भी डर और लिहाज निकल गया। वो हमेशा अपनी मर्जी चलाती थी, हमेशा दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, मौज मस्ती करती थी, चोरी छुपे ड्रिंक करती थी और रातों को अक्सर बाहर रहती थी और दादाजी को कुछ पता न चले, इसके लिए नौकरों को डरा कर रखती थी। उसका बॉयफ्रेंड रवि इन सब में उसके जैसा ही था। वो भी अमीर परिवार का एक बिगड़ैल और बदमाश लड़का था। लड़कियां उसके लिए सिर्फ टाइम पास होती थी। हर दिन उसकी एक नई गर्लफ्रेंड होती थी, जिनमें से एक ईरा भी थी। ईरा और रवि अक्सर रात होने पर चुपके से एक दूसरे से पहाड़ी पर या गांव के बाहर मिलते थे और अपनी सीमाएं लांघ जाते थे, जिसके लिए ईरा को हवेली से बाहर जाना पड़ता था और वो सुबह से पहले वापस नहीं आती थी। घर के सभी नौकर ईरा के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो सभी गरीब लोग किसी तरह अपना परिवार पाल रहे थे। हवेली से उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। ईरा दादाजी से बोलकर उन्हें नौकरी से निकलवा सकती थी, इसलिए वो अपने काम से काम रखते थे। काफ़ी समय तक तो दादाजी को इस बारे में पता नहीं चला था। एक दिन की बात है,
सुबह के 3 या 4 बजे का समय था। दादाजी के रूम में पानी ख़त्म हो गया था, तो वो पानी लेने के लिए अपने रूम से निकलकर किचन की तरफ जाने लगे। इस समय सभी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में होते थे। नौकरों को बुलाना उन्हें ठीक नहीं लगा था। वो अभी जा ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई चुपके से हवेली के अंदर आ रहा है। उनके कदम वहीं रुक गए और वो पिलर के पीछे छुप गए। उन्होंने पिलर के पीछे से छुपकर देखा कि ईरा चुपके से खिड़की से हवेली के अंदर घुस रही है। उन्होंने ईरा को आवाज़ देकर रोक लिया। ईरा! ईरा अचानक हुई इस आवाज़ से चौंक गई और उसके कदम वहीं रुक गए। दादाजी ने उसके पास आते हुए पूछा, ईरा, आधी रात को दबे पांव बिल्ली की तरह कहाँ से आ रही हो? ईरा अचानक पूछे गई इस सवाल से घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, आधी रात कहाँ दादाजी? अब तो सुबह हो चुकी है। तो तुम सुबह की सैर पर गई थी? दादाजी ने तंज किया। ईरा सटपटा गई। उसे घबराते देखकर दादाजी को यकीन हो गया कि ईरा कुछ गलत करके आई है। उन्हें डर था कि उम्र के इस नाजुक पड़ाव में कहीं ईरा के कदम बहक ना जाएं। उनकी इस गांव में बहुत इज्जत थी। वो एक बार जो कह देते थे, गांव वाले बिना कोई सवाल के मान लेते थे। ईरा, मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? दादाजी ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी कनपटी को उंगलियों से प्रेस किया और आंखें कसकर बंद कर ली। उनकी सख्त आवाज़ से ईरा सहम गई। दादाजी तो क्या, उस पर आज तक किसी ने गुस्सा नहीं किया था। दुख और डर की वजह से ईरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो कश्मकश में खड़ी कोई बहाना सोच रही थी। ईरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो चिल्ला पड़े, जिससे ईरा सहम गई। फिर अचानक उनकी आवाज़ धीमी हो गई। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो छोड़ो, मैं किसी और तरीके से पता कर लूँगा। लेकिन अब से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। पहले तो ईरा इस सवाल को किसी भी तरह से टालना चाहती थी। ईरा ने जब सुना कि दादाजी सब कुछ अपने तरीके से पता लगवाने की बात कर रहे हैं, तो वो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। लेकिन दादाजी की इस धमकी से वो डर गई, क्योंकि अगर उसका बाहर जाना बंद हो जाता तो वो मौज मस्ती कैसे करती। अगर दादाजी ने उसे पैसे देने बंद कर दिए तो वो पार्टीज कैसे करेगी। सच वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर दादाजी को कैसे कन्विंस करती। और उसने जल्दी से एक बहाना बनाया। दादाजी बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बोलो ईरा, बोलो, क्या बात है? तुम्हारे पास अपनी बात कहने का एक मौका है। बताओ, तुम आधी रात को किससे मिलकर आ रही हो? कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? दादाजी के गुस्से से उसे डर लग रहा था। एक वक्त था जब दादाजी के गुस्से से गांव के सभी लोग थर थर काँपते थे। बस ईरा ने कभी उनका गुस्से वाला रूप नहीं देखा था। उसके लिए उन्होंने अपने गुस्से को दिल की गहराई में कहीं छुपा लिया था।
वो हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आते थे। ईरा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, दादाजी, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। दादाजी सोफे पर पैर चढ़ाकर बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। हवेली में सन्नाटा था। कुछ पल की खामोशी के बाद ईरा ने भीगी हुई आवाज़ में कहा, दादाजी, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि मैं कब सोते हुए नींद में ही हवेली से बाहर चली गई, और जब मैं नींद से जागी तो मैं घबरा गई। मैं पहाड़ी पर थी। ये सुनते ही दादाजी शॉक्ड हो गए। काफ़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ बोल ही नहीं सका। हवेली में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दादाजी उसकी इस बात पर यकीन तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके आंसू देखकर पिघल गए। वो जानते थे कि ईरा उनसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। और फिर उसने अभी तक नई ड्रेस पहनी हुई थी। ईरा हमेशा कपड़े बदलकर हवेली से बाहर जाती थी। ईरा ने रोते हुए बताया कि वो नींद में हवेली से बाहर कब चली गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हवेली से बहुत दूर पहाड़ी पर पाया और वो घबरा गई। वो सबसे छुपकर हवेली में पहुंची है, क्योंकि अगर किसी ने उसे आधी रात को हवेली के बाहर देखा तो वो उसके कैरेक्टर के बारे में गलत सोचेंगे। इसलिए वो चुपके से खिड़की से हवेली के अंदर आ रही थी। अपनी प्यारी पोती की बेबसी देखकर दादाजी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। इसलिए उन्हें यकीन करना पड़ा, और वैसे भी वो उस पर बहुत भरोसा करते थे। उसकी बात मान गए। दादाजी धीरे से सोफे से उठे और कमज़ोर कदमों से चलते हुए ईरा के पास आए और पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी दादाजी। मुझे पहले कुछ भी समझ में नहीं आया था दादाजी, लेकिन फिर ऐसा अक्सर होने लगा और तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। दादाजी ने प्यार से ईरा के सिर पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया, घबराओ मत ईरा, दादाजी है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा इलाज करवाएंगे। जाओ अपने कमरे में जाओ। ईरा ने अपने नकली आंसू पोंछे और जी दादाजी कहते हुए वहाँ से चली गई। अब दादाजी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अगर ये बात बाहर किसी को पता चल जाती तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल था। दादाजी ने अपने एक डॉक्टर दोस्त से सीक्रेटली परामर्श लिया कि ईरा की बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, पर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होने के कारण वो कुछ नहीं कर सके। दादाजी बहुत टेंशन में थे। ईरा की बीमारी को लेकर उन्हें तरह तरह के डर सताने लगे। क्या हो अगर कोई बुरा इंसान ईरा की बीमारी का फ़ायदा उठा ले? ईरा की शादी कैसे होगी? अगर रात में नींद में चलते हुए ईरा का एक्सीडेंट हो जाए तो वो अपने जवान बेटे बहू की मौत को अभी तक नहीं भूले थे। कोई अनहोनी ना हो जाए। उन्हें हर वक्त इसी बात का डर सताने लगा। तरह तरह के ख्याल उनके मन में घर करने लगे। जब तक ईरा की बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता तब तक तो उन्हें ईरा को किसी तरह प्रोटेक्ट करना ही था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो खुद ईरा को प्रोटेक्ट करेंगे। वो रोज़ रात को ईरा के पीछे जाने लगे ताकि उसे किसी मुसीबत से बचा सकें और सुरक्षित घर ला सकें।
लेकिन दादाजी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहने लगे थे। वो दवाइयाँ खाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। कभी कभी दवाई के असर से उन्हें गहरी नींद आ जाती थी और उनकी आँख नहीं खुलती थी, जिससे वो ईरा के पीछे नहीं जा पाते थे। उन्हें डर था कि किसी दिन अगर उनकी नींद नहीं खुली तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने हवेली के सबसे पुराने और वफादार नौकर गोपाल को अपने पास बुलाया। गोपाल बचपन से ही उनके पास ही पला बड़ा था। वो उनके बेटे की उम्र का था। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसे विस्तार से सारी बातें बताई और उससे मदद करने के लिए कहा। उन्होंने गोपाल को ये नहीं बताया कि नींद में चलने की बीमारी ईरा को है। उन्होंने गोपाल को सिर्फ यही बताया कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है और गोपाल को रोज़ रात को उनका पीछा करना है। वो ईरा को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। गोपाल उनका बहुत सम्मान करता था। वो उनके लिए पिता जैसे थे। वो गोपाल के लिए पिता के समान थे। जब गोपाल उनकी बात मान गया तो उनकी चिंता थोड़ी कम हो गई। इस तरह अब रोज़ रात को ईरा के पीछे दादाजी और दादाजी के पीछे गोपाल जाने लगे। कुछ ही दिन बीते थे कि ईरा को पता चल गया कि दादाजी उसका पीछा करते हैं। उसे दादाजी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद पिछले कुछ दिनों से वो रवि से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी और ना ही मिल पा रही थी, जिससे वो चिड़चिड़ी सी महसूस करने लगी थी। इसलिए उसने दादाजी से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाया। अब उसे बस एक मौके की तलाश थी और वो उसे जल्दी ही मिलने वाला था। एक दिन जब दादाजी ईरा का पीछा कर रहे थे तो ईरा ने पहले ही दादाजी को देख लिया था। वो ज़्यादा तेज नहीं चल रही थी ताकि दादाजी उसके एकदम पीछे रहें। चलते चलते ईरा एक पहाड़ी पर पहुंच गई। दादाजी भी उसके बिल्कुल पीछे ही पहाड़ी पर पहुंच गए थे। दादाजी ने अपनी बूढ़ी आंखों से देखा। ईरा एक पहाड़ी पर खड़ी हुई थी। दादाजी को लगा कि वो गिर जाएगी। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े ताकि जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे बचा सकें। उन्हें डर था कि ईरा पहाड़ी से नीचे गिर सकती है, लेकिन तभी ईरा ने उन्हें जोर से धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। हवाओं में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ईरा जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरी और जल्दी जल्दी हवेली लौट आई। गोपाल, जो रोज़ की तरह दादाजी से थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा कर रहा था, उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। दादाजी की चीख ने सदमे से उसे पत्थर का कर दिया था। वो अपनी जगह पर जम गया था। कुछ देर तक तो वो वहाँ से हिल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर जब थोड़ी देर में उसके होशो हवास लौटे तो वो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे और क्या ना करे। वह ईरा को मुसीबत में नहीं देख सकता था। उसने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा था, लेकिन ईरा ने दादाजी की जान तो ली थी। इस बात को किसी भी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता था। ये सोचकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देना चाहता था। बहुत कशमकश के बाद उसने पहाड़ी पर चढ़कर दादाजी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आया। तब वो जल्दी से पुलिस के पास गया और जो कुछ भी दादाजी के साथ घटा था वो सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस को लेकर वो क्राइम स्पॉट पर आया। पुलिस ने खाई में हर जगह तलाश की,
जहां उन्हें दादाजी की शत-विशत अवस्था में डेड बॉडी मिली। ऊंचाई से गिरने पर उनकी बॉडी के टुकड़े हो गए थे। रात भर खाई में पड़े रहने की वजह से जंगली जानवर लाश को खा चुके थे। लाश पहचानी भी नहीं जा रही थी। गोपाल ने किसी तरह से लाश को पहचान लिया। इधर ईरा हवेली में आकर आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। पुलिस सुबह सुबह उसके उठने से पहले ही उसे गिरफ्तार करने के लिए हवेली पहुंच चुकी थी। शोर सुनकर जब ईरा नीचे आई तो पुलिस को देखकर घबरा गई और घबराहट में उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो वो और झूठ नहीं बोल पाई और रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। उसने रोते रोते पुलिस को सारा सच बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसे नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। वो तो रोज़ रात को या तो पार्टीज में जाती थी, कभी कभी रवि से अकेले में मिलने जाती थी और दादाजी की वजह से वो कई दिनों से रवि से भी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए उसे दादाजी पर गुस्सा था और इसी वजह से उसने उन्हें पहाड़ी से नीचे फेंका। उसे लग रहा था कि उसके गुनाह का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने उसे बताया कि गोपाल ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है और वो उसके गुनाह का चश्मदीद गवाह है। उससे बताया कि गोपाल दादाजी के लिए काम करता है और उसने दादाजी को ईरा द्वारा खाई से नीचे फेंकते हुए देखा है। दादाजी ने उसके बारे में ईरा को भनक भी नहीं लगने दी थी। ईरा को पुलिस ने पकड़ लिया। हवेली में काम करने वाले लोग उसे गुस्से और नफरत से देख रहे थे। उन्हें कोई हैरानी नहीं थी कि ईरा ऐसा कर सकती है। सभी को पता था कि ईरा किस तरह की लड़की है, इसलिए गांव में किसी को भी उससे हमदर्दी नहीं थी। बस वो लोग दादाजी की वजह से उसे झेल रहे थे। वो लोग अब दादाजी की हत्या का बदला उससे ले रहे थे। इसलिए जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी तो किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। केस कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया। जहां गोपाल ने ईरा के खिलाफ गवाही दी थी और चश्मदीद गवाह के तौर पर गोपाल के बयान पर ईरा को जेल भेज दिया गया। जेल में ईरा से मिलने उसका कोई दोस्त नहीं आया जिनके साथ वो पार्टी करती थी। उसने कई बार रवि से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रवि एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। उसे काफ़ी लंबी सजा हुई थी। अब ईरा जेल की सलाखों के पीछे बैठकर फुट फुट कर रो रही थी। आज़ादी के लिए उसने अपने प्यार करने वाले दादाजी को मार दिया था, पर अब वो हमेशा के लिए कैद हो गई थी। उसे अपनी किए का पछतावा था, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।